हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे चीन जिस अरब देश से खरीदता है सबसे ज्यादा तेल, वहां क्यों पहुंचे भारत के 60 स्पेशल सैनिक, क्या है खबर। तो वहीं बताएंगे एशिया में बनेगा नाटो, जापान के भावी प्रधानमंत्री बना रहे चीन से मुकाबले का प्लान, जानकर जिनपिंग की उड़ जाएगी नींद। बताएंगे दोस्तों एशिया में भी बनेगा नाटो, कौन कौन से देश होंगे शामिल। तो वहीं बताएंगे डोडा में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली से पहले किश्तवाड़ में बड़ी मुठभेड़, अपने 2 जवान भी हुए शहीद और 2 घायल, 2 आतंकवादी भी मार गिराए हैं। दोस्तों वहीं बताएंगे अजीत डोभाल से वांग ई की मुलाकात के बाद चीन ने कबूला है कि गलवान घाटी समेत लद्दाख बॉर्डर पर से इतने इलाकों से पीछे हटी है चीनी सेना। खुद दोस्तों चाइना ने कबूल किया है। बताएंगे जयशंकर जी और अजीत डोभाल की कूटनीति आई काम। तो वहीं बताएंगे भारतीय रेलवे को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता, क्या है कर्मचारियों को भरने की व्यवस्था। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत देश को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन जिस अरब देश से खरीदता है सबसे ज्यादा तेल, आखिर वहां क्यों पहुंचे भारत के 60 स्पेशल सैनिक। बता दें भारतीय सेना का एक दस्ता ओमान पहुंचा है। यहाँ वे दोनों देशों के बीच होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह नाम के 5वें संस्करण में एडिशन में हिस्सा लेंगे। भारत ओमान के बीच ये सैन्य अभियान 13 दिनों तक चलने वाला है, जो शुक्रवार से शुरू होकर 26 सितंबर को खत्म होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ओमान के सलालाह स्थित रबकूत ट्रेनिंग स्थल पर किया जा रहा है। भारत और ओमान साल 2015 से संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेते रहे हैं। पिछली बार यह सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन में किया गया था। भारतीय सैनिकों के दस्ते में 60 स्पेशल सैनिक शामिल है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ओमान की रॉयल आर्मी दस्ते में भी 60 सैनिक शामिल है, जो फ्रंटियर फोर्स के जवान हैं। दोस्तों आपको बता दें चीन जो है वो ओमान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। उसके बावजूद भी भारतीय सेनाओं के इस दस्ते का ओमान पहुंचना वाकई में चाइना को तो बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है। तो वहीं आपको चीन को झटके को लेकर बड़ी खबर बता दें, एशिया में बनने वाला है नाटो जैसा गठबंधन संगठन, जापान के भावी प्रधानमंत्री बना रहे चीन से मुकाबले का प्लान, जानकर जिनपिंग की उड़ेगी नींद। बता दें जापान को शीघ्र ही नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 27 सितंबर को अपने नेता का चुनाव करेगी। इसके साथ ही ये तय हो जाएगा कि जापान की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की जगह कौन लेगा। जापान के प्रधानमंत्री पद के शीर्ष दावेदारों में पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा सबसे आगे है। राइटर्स के एक सर्वेक्षण में इशिबा को जापान में कॉर्पोरेट की पहली पसंद पाया गया है। उन्होंने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद कर रही साने ताकाइची को पीछे छोड़ दिया है। इशिबा की उम्मीदवारी को पश्चिम में भी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। वे उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के नाटो की तरह ही एशिया में भी सैन्य गठबंधन के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने जापान के लिए सैन्य मामलों पर अपनी खुद की दिशा निर्धारित करने पर जोर दिया। ऐसे में दोस्तों अगर एशिया का नाटो बन जाता है तो यह चीन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी होने वाली है और हो सकता है कि इस नाटो के फॉर्म होने के बाद चीन की अकड़ ढीली पड़ जाए, नहीं तो अकड़ ढीली कर दी जाएगी। ये बात भी तय है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है बताना मत भूलिएगा। और क्या भारत इस नाटो में शामिल होगा दोस्तों, हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। क्या भारत को शामिल होना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी और दुखद भी इसको कह सकते हैं खबर निकलकर सामने आ रही है। डोडा में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली से पहले किश्तवाड़ में बहुत बड़ी मुठभेड़, जिसमें अपने 2 जवान हुए बलिदान, 2 हुए घायल और 2 आतंकवादी को भी सुला दिया गया मौत की नींद। बता दें डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुनावी रैली से एक दिन पहले शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके ऊधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रू अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अशरफ गिरी ने दोनों जवानों के बलिदान की पुष्टि करते हुए बताया है कि पार्थिव शरीर संबंधित सैन्य यूनिट को भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में सेना के 4 जवान घायल हो गए और उनमें 2 जवान शहीद हुए, जिनके नाम अगर रैंक की बात करें तो जेएसयू नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह है। दोस्तों वाकई में हमने अपने 2 जवानों को खो दिया, जो दुख दोस्तों भारत कभी चाह करके भी उन दुखों की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने भी हमारे इन जवानों को शहीद किया वाकई में दोस्तों इनकी जान तो ली जा सकती है, बदला तो जरूर लिया जा सकता है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन जो घायल है उनके लिए गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा ताकि आपकी दुआएं लग सके। दोस्तों वहीं आपको बता दें गलवान घाटी समेत लद्दाख बॉर्डर पर 4 इलाकों से पीछे हटी चीनी सेना अजीत डोभाल से
वांग यी की मुलाकात के बाद चीन ने कबूला दोस्तों पूर्वी लद्दाख में इन 4 जगहों से पीछे हटी है चीनी सेना। गलवान घाटी भी है उनमें शामिल। ड्रैगन ने कर दिया है ये बड़ा कबूलनामा। बता दें चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार 13 सितंबर को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी समेत 4 स्थानों पर सैनिकों की वापसी हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत और चीन रशिया में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए स्थितियां बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स के उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक के मौके पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीमा मुद्दों पर हाल ही में प्रगति पर चर्चा की। माओ ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों की अग्रिम पंक्ति की सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र बोले तो पूर्वी लद्दाख में 4 क्षेत्रों में वापसी का एहसास किया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश को याद आने लगा आटे दाल का भाव। 19 घंटे की बिजली कटौती। अब मालदीव से लगा दी है ये गुहार दोस्तों। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, इसके अलावा गंभीर आर्थिक संकट यूनुस सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से जाते ही देश में आर्थिक संकट गहराने लगा है। देश में घंटों हो रही बिजली कटौती से उद्योगों को बड़ा झटका लगा है। हालात ऐसे हैं कि अंतरिम सरकार को अब मालदीव तक से गुहार लगानी पड़ रही है। भारत को तेवर दिखाने वाली अंतरिम सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई पुख्ता प्लान नहीं है जिस पर अमल करके बांग्लादेश को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। बिजली उत्पादन में आई भारी गिरावट की वजह से बांग्लादेश अंधकार युग में जीने को मजबूर है, तो वहीं अपने लोगों को रोजगार देने के लिए उसे मालदीव से मदद मांगनी पड़ रही है। ढाका में दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात में बांग्लादेश की ओर से गुजारिश की गई है कि मालदीव अपने यहाँ बांग्लादेश की नर्सों को नौकरी दें। बांग्लादेश में आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है, इसका असर अब देश की बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे बिजली कटौती की जा रही है, तो वहीं शहरी इलाकों में भी 5 घंटे बिजली सप्लाई ठप रहती है। दरअसल बांग्लादेश करीब 25,500 मेगावाट बिजली खुद बनाता है और बाकी भारत से खरीदता है, लेकिन फिलहाल उसके बिजली उत्पादन क्षमता आदि से भी कम रह गई है। वो महज 12,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जिससे देश भर में घंटों बिजली कटौती करनी पड़ रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें चीन के सामने भी गिड़गिड़ा रही है बांग्लादेश की ये यूनुस सरकार। कर्ज चुकाने के लिए मांगी मोहल्लत। शेख हसीना के जाते ही कंगाली छा गया बांग्लादेश में। बता दें मालदीव से रिक्वेस्ट के बाद चीन को भी तेल मालिश करता नजर आया है मोहम्मद यूनुस की ये अंतरिम सरकार। दोस्तों मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीन से मौजूदा कर्ज पर ब्याज दर को घटाकर 1% करने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही कर्ज को चुकाने की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध कर दिया है। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? क्योंकि अंतरिम सरकार जो है यूनुस वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसका मतलब ये नहीं कि देश को वो चला लेंगे। जिन्होंने कभी देश की कमान अपने हाथ में नहीं संभाली, जिन्होंने कभी देश को रन नहीं किया, वो भला कैसे कोई देश चला सकता है? अब ऐसे में ये बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है बांग्लादेश। यूनुस कतई भी नहीं संभाल पा रहे हैं बांग्लादेश। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर बता दे, आखिर अब ब्रिटेन से क्यों भिड़ गए अचानक व्लादिमीर पुतिन? एक झटके में रूस से निकाल दिए 6 ब्रिटिश राजनयिक। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन अब एक मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हुआ यूं कि रशिया ने 6 ब्रिटिश राजनयिकों की मान्यता रद्द कर दी थी। उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगे हैं। हालांकि वे सभी कुछ सप्ताह पहले ही रशिया छोड़ चुके हैं। उधर ब्रिटेन ने रूस द्वारा उसके राजनयिकों के जासूसी में संलिप्त होने के आरोपों को शुक्रवार को पूरी तरह से निराधार करार दिया। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यानी FCDO ने कहा कि ब्रिटेन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को लेकर कोई खेद नहीं है। असल में रशिया द्वारा ब्रिटिश राजनयिकों की मान्यता वापस लेने यह खबर ऐसे समय में आई है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा रशिया के अंदर मौजूद लक्ष्यों को पश्चिमी देशों द्वारा मुहैया कराई गई मिसाइलों से हमले की अनुमति मांगने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। तो वहीं बता दें जिस विमान में सवार थे जयशंकर जी के पिता, वो हुआ था हाईजैक। दोस्तों जिनेवा में भारतीय विदेश मंत्री ने सुनाया 40 साल पुराना किस्सा। जयशंकर जी ने विमान अपहरण पर बनी IC 814 से जुड़े सवाल पर कहा कि मैंने इस सीरीज को नहीं देखा है, हालांकि मैंने एक हाईजैक को बहुत करीब से देखा है जो 1984 में हुआ था। हाईजैक के बाद इसके हाईजैकर से बातचीत करने वाली टीम में मैं
खुद शामिल था। अच्छी बात यह रही थी कि किसी की जान इसमें नहीं गई थी और मामला निपट गया था। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह थी कि मेरे पिताजी खुद उस विमान में थे जो हाईजैक हो गया था। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 1984 में 24 अगस्त को 7 आतंकवादियों ने फ्लाइट IC 421 को हाईजैक कर लिया था। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। इसे प्रतिबंधित ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के 7 सदस्यों ने हाईजैक किया था, जिसमें 74 लोग सवार थे। ये लोग विमान को अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। फ्लाइट को पहले लाहौर और फिर कराची लेकर जाया गया और आखिरकार दुबई में लैंड करा दिया गया। दोस्तों, इस हाईजैक हुए फ्लाइट में जयशंकर जी के खुद पिता मौजूद थे, ऐसा उन्होंने ये वाकया सुनाया है। लेकिन आपको इसी बीच खबर बता दें, IC 814 विमान में रखे उस लाल बैग में क्या था जिसके बारे में सिर्फ डोभाल को भनक थी। बता दें, दरअसल IC 814 के बंधक कंधार में 8 दिनों तक आतंक के खौफ का सामना करने के बाद जब वापस लौटने वाले थे तो एक अपहरणकर्ता ने तत्कालीन मुख्य वार्ताकार एवं मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को चुपके से यह बताया था कि विमान में नए साल का एक तोहफा छोड़ा गया है। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिक AR घनश्याम को अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए कंधार भेजा गया था। घनश्याम ने पुस्तक में बताया कि लाल बैग अपहरणकर्ताओं में से एक का था। इसमें विस्फोटक और संभवतः असली पासपोर्ट भी थे। वहीं आपको बता दें, चीन से गलबहियां कर इतरा रहा था मालदीव पर्यटन पर डेटा जारी हुआ तो क्यों अपना ही सिर पीटने लगा मालदीव। बता दें, चीन के प्रति झुकाव रखने वाले मोहम्मद मुइजू ने पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति का पद संभाला था। पद संभालते ही उन्होंने इंडिया आउट अभियान को तूल दे दिया था। आपको याद होगा दोस्तों, और जो हमारी खबरें डेली देखते हैं, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए, उनको पूरी जानकारी होगी। इंडिया आउट अभियान को तूल दे दिया गया, जिसके बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव आ गया था। उस वक्त मालदीव को लगा था कि चीन उसे हर संकट से बचा लेगा और भारत के दूर जाने की स्थिति में भी उसके आर्थिक हितों को नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी 2024 में जब मुइजू के 2 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की तो भारत ने उसका जबरदस्त विरोध किया और मालदीव का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि बड़े पैमाने पर भारतीय छुट्टियां मनाने मालदीव जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण के बाद भारतीयों ने मालदीव का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें, हाल ही में मालदीव के पर्यटन उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें दावा किया गया है कि पर्यटकों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन द्वीपीय देश का मुनाफा घट गया है। चीन के इशारे पर बढ़े पर्यटकों की संख्या अब मालदीव के लिए नया संकट लेकर आया है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले महीने के अंत तक मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 13 लाख को पार गई है और यह संख्या वार्षिक लक्ष्य से आगे निकलती दिखाई दे रही है। लेकिन खजाने के मोर्चे पर मायूसी छाई हुई है। सबसे ज्यादा संख्या में आ रहे चीनी पर्यटक लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी एक और गलती, नया गलती कर बैठा मालदीव। कर्ज में डुबोने वाले समझौते के साथ आगे बढ़ गया मालदीव चाइना के साथ। दोस्तों, चीन के कर्ज जाल में पहले से ही उलझे मालदीव ने बीजिंग के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें मालदीव को और अधिक वित्तीय सहायता देने पर सहमति बनी है। हालांकि चाइना दोस्तों वित्तीय मदद देने से मना नहीं करता है, लेकिन उसके वित्तीय मदद देने का मतलब होता है ऐसी कंडीशन रख देना कि अगर वो उस अमाउंट को चुका नहीं पाया, यानी कि इतना ज्यादा अमाउंट दे देना कि अगला उस अमाउंट को चुका ही ना पाए, और जब वो इस अमाउंट को चुका नहीं पाएगा तो उस पर दबाव डाल करके उस देश से मनमानी चीजें करवाएगा चाइना। ये चाल दोस्तों अभी तक मालदीव समझ नहीं पाया है, चोट खाने के बावजूद भी। तो वहीं आपको बता दें, ओसामा बिन लादेन का बेटा आज भी है जिंदा हमजा के हाथ में। अलकायदा की है कमान, भाई के साथ मिलकर कर रहा बड़ी तैयारी। दोस्तों, अलकायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के बारे में नया खुलासा हुआ है। हमजा के बारे में दावा किया गया था कि वो 2019 में अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया था, लेकिन अब खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने कथित तौर पर अलकायदा की बागडोर संभाल ली है। दोस्तों, हमजा अब पश्चिम में नए सिरे से हमले करने की योजना बना रहा है। क्राउन प्रिंस ऑफ टेरर के रूप में कुख्यात हमजा बिन लादेन अब अलकायदा को फिर से तैयार कर रहा है। दोस्तों, वहीं बता दें, भारत, जापान और जर्मनी को मिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता अमेरिका ने खुलकर किया भारत का समर्थन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की भारत की ओर से लगातार मांग की जा रही है। अब अमेरिका का इस पर बयान आया है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में नए प्रस्ताव पेश कर दिए हैं और भारत, जापान तथा जर्मनी को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने के दीर्घकालीन समर्थन को दोहराया। ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क में इकट्ठा होने से कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका अफ्रीकी देशों को सुरक्षा
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने के अलावा 2 अफ्रीकी देशों को अस्थायी सदस्य बनाने का भी समर्थन करता है। वहीं आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने पहली बार दिखाई अपनी ताकत की तस्वीर। न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट पहुंचे किम जोंग उन। दोस्तों, तस्वीरों ने मचा दिया है हड़कंप। बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अभी 3 दिनों पहले ही अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद उत्तर कोरिया की परमाणु बम बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस ऐलान के बाद दूसरे दिन उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट दागे। फिर आज किम जोंग उन ने प्रतिबंधित परमाणु निर्माण स्थल का दौरा करके परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने का निर्देश दिया है। उत्तर कोरिया ने पहली बार आज अपने परमाणु बमों के लिए ईंधन का उत्पादन करने वाले सेंट्रीफ्यूज की तस्वीरें दिखाई हैं। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन इस यूरेनियम संवर्धन फैक्ट्री का दौरा करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए अधिक हथियार ग्रेड सामग्री तैयार करने का आदेश दिया है। किम जोंग उन की यूरेनियम साइट की तस्वीरें सामने आने से दुनिया में खलबली मच गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सबसे ज्यादा खलबली अमेरिका को मची है, क्योंकि किम जोंग उन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कहा जा रहा है कि यूरेनियम संवर्धन साइट का दौरा करते हुए किम जोंग उन ने कार्यकर्ताओं से सामरिक परमाणु हथियारों के लिए अधिक सामग्री का उत्पादन करने का भी आग्रह किया है। तो वही बता दें, पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने पर अमेरिका ने चीन की 4 कंपनियों पर लगा दिया बैन। बीजिंग हुआ बेचैन। जी हां, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को सामग्री की आपूर्ति करने पर चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने मिसाइल प्रतिबंध कानूनों के तहत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सामानों की आपूर्ति करने पर 4 चीनी कंपनियों और एक व्यक्ति समेत पाकिस्तान की एक कंपनी पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने मिसाइल प्रतिबंध कानूनों के तहत बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया है, जिसने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास परिसर के साथ काम किया। तो वहीं बता दें, 14 शिया मुसलमानों की गोली मारकर हत्या, इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। बता दें कहां की खबर है। दरअसल तालिबान ने शुक्रवार को बताया है कि मध्य अफगानिस्तान के शिया बहुल इलाके में बंदूकधारियों ने 14 लोगों की हत्या कर दी। ये इस साल देश में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। हमले में 6 अन्य लोग घायल हो गए। तालिबान द्वारा गोलीबारी की बात स्वीकार करने से पहले इस्लामिक स्टेट समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। ये गोलीबारी गुरुवार को हुई थी और इसमें घोर और दाईकुंडी प्रांतों के बीच यात्रा कर रहे हजारा शिया लोगों को निशाना बनाया गया था। IS समूह ने कहा कि हमले में मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। इसने तालिबान से ज्यादा मरने वालों की संख्या बताई है। आपको बता दें, रामदास अठावले का विवादित बयान। कहा राहुल गांधी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन करेंगे शुरू। दोस्तों, आरक्षण पर दिए गए राहुल गांधी के उस बयान से भड़के रामदास अठावले दे दिया भड़काऊ भाषण। बता दें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार यानी 13 सितंबर 2024 को धर्मशाला में कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरक्षण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। हाल ही में अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में एक सवाल के जवाब में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अठावले ने कहा कि दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता और कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा तो उससे निपटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरक्षण पर टिप्पणी के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जूते फेंके जाने चाहिए। राहुल गांधी बेकार आदमी है। वो जब भी इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बातें करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दिया कि वे आपत्तिजनक बयान ना दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह कैसे संभव है कि देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर देश में कोई लोकतंत्र नहीं है तो राहुल गांधी कैसे 99 सीट प्राप्त करके नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सभी को आगे लेकर जा रही है। दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या रामदास अठावले के इन बातों के बाद, इन बयानों के बाद राहुल गांधी भारत की इंसल्ट करना छोड़ पाएंगे? दोस्तों, विदेशों में जाकर के जो वो सबसे पहले भारत की बुराई करते हैं, क्या उसमें कमी आ पाएगी? अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, मां ने उतारी आरती, पिता के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। भगवंत मान और मनीष सिसोदिया को लगाया गले। दोस्तों, सीएम आवास में ऐसे हुआ केजरीवाल का वेलकम। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहाई के बाद केजरीवाल ने चंदगीराम अखाड़े से अपने आधिकारिक आवास तक रोड शो किया। घर पहुंचने पर उनका शानदार वेलकम हुआ। मां ने बेटे अरविंद केजरीवाल की आरती उतारी। वहीं केजरीवाल के पिता सामने आए। केजरीवाल ने उनके
उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साथ ही भगवंत मान और मनीष सिसोदिया को गले लगाया। जेल से रिहाई के बाद केजरीवाल ने कहा कि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। घर पहुंचने पर मां ने बेटे अरविंद केजरीवाल की आरती उतारी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का उत्साहवर्धन किया और जेल से ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए के नारे लगाए। तो वहीं केजरीवाल ने कहा कि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, देश महत्वपूर्ण है। केजरीवाल नहीं, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर और बांटने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव आयोग को कमजोर करने, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही है। हमें इन राष्ट्र विरोधी ताकतों का सामना करना होगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, सिर्फ एक फाइल को छोड़कर सभी पर साइन कर पाएंगे सीएम केजरीवाल। सिंघवी ने यूं समझाई कोर्ट की क्या क्या है शर्तें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन उनके ऊपर कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच उनके वकील और कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि उनके मुवक्किल दिल्ली का मुख्यमंत्री है और वो इस स्थिति को केवल चुनी हुई सरकार या राष्ट्रपति शासन ही बदल सकता है। असल में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का स्वागत किया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सभी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सिवाय उन फाइलों के जो शराब नीति मामलों से संबंधित हैं, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बता दें, दोनों जज इस बात पर सहमत थे। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत माँ को लहूलुहान करना चाहते हैं भटके हुए लोग। दोस्तों, राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा कटाक्ष। बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए कहा कि भटके हुए लोग भारत माँ को लहूलुहान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने देश में इस तरह से व्यवहार किया कि वो अपने संविधान की शपथ भूल गए और देश के हितों की अनदेखी कर संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान मौत पर पीड़ित परिजनों को 2 लाख रुपए। दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जूनियर डॉक्टरों की तरफ से लंबे समय तक काम बंद रखने के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान के कारण हमने 29 कीमती जानों को खो दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, शोक संतप्त परिवारों की मदद करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार के सदस्यों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा करती है। वहीं बता दें, बीएसएनएल का 5G का इंतजार हुआ खत्म। केंद्रीय मंत्री ने खुद दे दी हरी झंडी। टाटा लगाएगा 1 लाख 5G टावर्स। दोस्तों, बीएसएनएल नेटवर्क की डिमांड में तेजी से उछाल आया है, खासकर ऐसे समय जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने रिचार्ज की कीमत में इजाफा कर दिया। इस बीच बीएसएनएल ने नया प्लान भी तैयार कर लिया है। इसमें 5G नेटवर्क रोल आउट करने से लेकर 4G नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है और ये काम करेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, भारतीय रेलवे की बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तत्काल जरूरत। बोर्ड चेयरमैन ने बताई वजह। दरअसल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा है कि रेलवे की लगातार बढ़ती संपत्तियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय से बोर्ड को सुरक्षा और जरूरी श्रेणियों में गैर राजपत्रित पद बनाने की शक्ति देने का आग्रह किया गया है। वित्त मंत्रालय में सचिव मनोज गोविल को लिखे गए पत्र में कुमार ने कहा कि रेलवे में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2019-20 में 1.48 लाख करोड़ रुपए से 2023-24 में 2.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, बहरहाल इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इन खबरों को देख करके देश को मजबूत बना सके और क्या करना है क्या नहीं करना समझ सके। मिलते अगली खबर में। जय हिंद, जय